नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल MK कश्मीवाल में। दोस्तों, चैनल पर आप प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं विषय वस्तु की ओर। दोस्तों, हम ये मनोविज्ञान की 6वीं क्लास लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने जो व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उनमें व्यवहारवादियों के अनुसार हमने सिद्धांत पढ़े थे। 5 सिद्धांत पूरे पढ़ लिए थे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावला 1904 में दिया था। उद्दीपक संयोजन सिद्धांत थांडाइक ने 1913 में दिया था। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है स्किनर ने 1938 में दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल्क ने दिया था। और अधिगम समीप का सिद्धांत दोस्तों अधिगम समीप का सिद्धांत एडविन रे गुथ्री के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, हम व्यवहारवादियों के अनुसार हमने सिद्धांतों को पढ़ लिया था अच्छे से। दोस्तों, आज हम क्षेत्रवादियों के अनुसार पढ़ेंगे, यानी क्षेत्रवादियों में जो वैज्ञानिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। साथ ही गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत हुए हैं दोस्तों, वो उन्होंने क्या क्या सिद्धांतों में कहा गया है वो पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, जब अपनी क्लास होगी, अगली 7वीं क्लास होगी, इसमें आपको सारे सिद्धांत एक नज़र में समझा दिए जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं सिद्धांत और विषय वस्तु की ओर। दोस्तों, क्षेत्रवादियों के अनुसार सिद्धांत के ध्यान रखना। दोस्तों, क्षेत्रवादियों के अनुसार है, जो पिछले पढ़े थे वो व्यवहारवादियों के अनुसार हैं। दोस्तों, पढ़ते हैं। क्षेत्रवादियों के अनुसार पहला जो सिद्धांत बताया है वो है सामाजिक अधिगम का विकास सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का विकास सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत को उपनाम है बेबी-डॉल सिद्धांत, निरीक्षणात्मक सिद्धांत। इसकी रचना की है अल्बर्ट बांडुरा ने। ये सिद्धांत दिया है, अल्बर्ट बांडुरा नाम के व्यक्ति हुए थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक विकास का जनक माना जाता है। यानी अल्बर्ट बांडुरा है वो एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी समाज के बारे में सोचते हुए वह सामाजिक तरीके से सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास से आशय है समाज द्वारा मान्य व्यवहार को स्वीकार करना और अमान्य व्यवहार को त्यागना ही सामाजिक विकास कहलाता है। अर्थात समाज को जो व्यवहार अच्छा लगे, यानी सामाजिक तौर तरीके जो बालक अपनाएं, उसे सामाजिक विकास कहते हैं। असामाजिक व्यवहार है, जैसे चोरी करना है या दूसरों को मार पीटना है, ये असामाजिक व्यवहार है। इसको त्यागना और बड़ों का आदर करना, पैर छूना, ये सामाजिक व्यवहार के अंदर आता है। तो दोस्तों, असामाजिक व्यवहार को त्यागना और सामाजिक व्यवहार को है जो मान्य व्यवहार है उसको ग्रहण करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। अल्बर्ट बांडुरा ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बांडुरा के अनुसार बालक सर्वश्रेष्ठ नकल या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बांडुरा कहते हैं कि बालक है सबसे ज़्यादा नकल, यानी एक दूसरे की नकल करके सीखते हैं। सही भी है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही लिखता है, यानी जैसा समाज में रहेगा वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, एक वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे पीछे पढ़ा था हमने कि मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक उसी तरह दोस्तों, ये भी सिद्धांत कहता है कि बालक देखकर सीखता है। सबसे पहले बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना सीखना, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अनुसार बालक क्या करता है, पहले बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है। दोस्तों, सीख जाता है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दिया है कि बांडुरा जी ने उदाहरण दिया है कि नकल से कैसे सीखता है। एक बालक अपने माता पिता के किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श करते हुए देखती है। एक बालिका है जो अपने माता पिता को एक बुजुर्ग के चरण स्पर्श करते हुए देखती है, तो वही चरण स्पर्श करने लगती है। अर्थात
जो एक छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता को देखता है और वो उससे बड़ों के क्या करते हैं, चरण छूते हैं, तो वो भी चरण छूने लगता है, अर्थात वो देख कर सीख जाता है। बालक जिसे देखकर सीखता है, यानी बालक जिसे देखकर सीखता है उसे प्रतिमान या मॉडल कहा जाता है। अर्थात बालक जिसे देखकर सीखता है वो प्रतिमान या मॉडल कहलाता है। प्रश्न पूछा जाए कि वांडूरा के अनुसार मॉडल या प्रतिमान क्या है, तो जो वांडूरा जी है उनके अनुसार बालक जिसे देखकर सीखता है वही मॉडल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वांडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु जोकर एवं गुडिया का पर प्रयोग किया। ध्यान रखना दोस्तों, जिस पर प्रयोग किया वो चीज़ याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है और पहले एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। वांडूरा ने अपने सिद्धांत जोकर और गुडिया पर किया है, इसी कारण तो इस सिद्धांत को बेबीडोल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट वांडूरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वांडूरा ने अपने सिद्धांत के 4 सोपान बताए हैं: धारणा, अवधान, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन या मूल्यांकन। कि सबसे पहले वैसे ही धारणा हो जाती है, यानी बालक देखता है, उसके बाद अवधान यानी अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को बैठाता है और पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, जैसा बड़ा करता है वैसा ही करेगा, और अंत में वो पूरी तरह से एक सभ्य जो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। याद आगे देखते हैं, यदि गलत कार्य करने वाले छात्र को दंडित न किया जाए तो अन्य छात्र भी गलत सीख जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक बच्चा पहले अच्छा होता है लेकिन वो गलत संगत में रहते हुए वो बच्चा वैसा ही हो जाता है जैसे बाकी बच्चे होते हैं। तो बच्चा देखकर सबसे ज़्यादा संगत का फल पड़ता है। दोस्तों, बहुत बड़े कवि हुए थे कबीर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो खाना खाते हैं उसका फर्क अगर आपके शरीर पर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन संगत का फर्क जरूर पड़ेगा। यानी जो बच्चे हैं बड़ों को देखकर ही सारी चीज़ें सीखते हैं। दोस्तों, ये था अल्बर्ट वांडूरा का सिद्धांत। ये सामाजिक सिद्धांत है दोस्तों। इन्होंने कहा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, और उन्होंने यही कहा था कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं, अर्थात बच्चा देख कर सीखता है। आगे बढ़ते हैं। इस जो क्षेत्रवादी है उसका दूसरा सिद्धांत है अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत, रॉबर्ट गेने। अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट गेने, इन्होंने 1970 में ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। 1970 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, रॉबर्ट गेने ने सिद्धांत दिया था। अपनी पुस्तक कौन सी थी? दी प्रोडक्शन ऑफ लर्निंग। अपने सिद्धांत के 8 सोपान बताए हैं। दोस्तों, पुस्तकों का ध्यान रखना, जैसे क्लार्क हल ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर की रचना की थी, जिसमें उन्होंने जो क्लार्क हल ने जो अधिगम का जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बिहेवियर में रचना की थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में। अब दोस्तों, अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत है, रॉबर्ट गेने के द्वारा 1970 में दिया गया था दोस्तों, और उन्होंने अपनी पुस्तक दी प्रोडक्शन ऑफ लर्निंग में अपने सिद्धांत में 8 सोपान बताए हैं। कितने दोस्तों? 8 सोपान बताए हैं। रॉबर्ट गेने ने अपने सिद्धांत में 8 सोपान बताए हैं। एक त्रिभुजाकार सिद्धांत देकर उन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया था। दोस्तों, ये ध्यान रखना, सबसे पहले देखिए संकेत का अधिगम। सबसे पहले संकेत से अधिगम करते हैं, फिर उसको पुनर्बलन यानी जो भी पुनर्बलन बनता है, फिर श्रृंखला अधिगम यानी धीरे धीरे, फिर शाब्दिक अधिगम, विवेक, प्रत्यय, नियम व सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा जा चुका है कि निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है। निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है, यानी कि पूछा जा सकता है कि जो अधिगम का जो सिद्धांत है, रॉबर्ट गेने के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम का जो सोपानिकी सिद्धांत दिया गया है, वह सिद्धांत में बच्चा किस प्रकार आगे बढ़ता है, सरल से कठिन की ओर। ध्यान रखना, सरल से कठिन की ओर, निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है। ये सिद्धांत था दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको।
आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डायग्राम अपनी जो नोट्स आप लगातार साथ साथ बनाते जा रहे हो उसमें आप आराम से इसको लिख सकते हैं और बना सकते हैं। दोस्तों पुनः बोल रहा हूँ, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। अगर मैं यही नोट्स आपको फोटोकॉपी करा कर दे देता हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाथ से जिस दिन नोट्स बना लिया तो पुनः अपने हाथ वाला देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत 1970 में दिया था। अपनी पुस्तक द प्रोडक्शन ऑफ लर्निंग में अपने 8 सोपान बताए थे। इसमें जो नीचे से ऊपर की ओर है, और इन सोपानों का ध्यान रखना दोस्तों, इनमें से पूछ सकता है कौन सा जो रॉबर्ट गेने का सोपान में शामिल नहीं है। वैसे ये संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला, शाब्दिक विभेद, प्रत्यय, नियम व सिद्धांत और समस्या समाधान हो जाती है अंत में। आगे बढ़ते हैं अगला सिद्धांत की ओर। दोस्तों आवश्यकता या अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो। तीसरा सिद्धांत है आवश्यकता या अधिगम का पदानुक्रमित सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। एक मानवतावादी सिद्धांत है दोस्तों। वो सामाजिकवादी सिद्धांत था, क्षेत्रवादी वाला। क्षेत्रवादियों का जो प्रथम वांडूरा जी ने दिया था वो दोस्तों जो सामाजिक सिद्धांत था जिसको बेबी डॉल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जो सोपानिकी सिद्धांत दिया था रॉबर्ट गेने ने, और उसके बाद में ये सिद्धांत है आवश्यकता या अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो। मैस्लो एक मानववादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया। यानी व्यक्ति की आवश्यकता है उस पर सर्वाधिक बल दिया। बच्चे की जो आवश्यकता है उसको पूरा करो, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। यानी बच्चे को पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसको ऐसा वातावरण प्रदान करो जिससे वो आराम से सीख सके। जिन्होंने अपने सिद्धांत पर आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया, मैस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है, रीट में 2 बार पूछा जा चुका है कि जो इब्राहिम मैस्लो है, मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं की संख्या है। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं की संख्या है कितनी? 5। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली आवश्यकता दैहिक, यानी शरीर की आवश्यकता, यानी भोजन करना, भोजन मिलना। जो भी आवश्यकता है शरीर की, भोजन करना, नहाने की ये व्यवस्था है, वो दैहिक आवश्यकताओं माना जाता है। जो अपना फिजिकल रिलेशन होता है, यानी लैंगिक बोले तो लैंगिक जो आवश्यकता होती है वो दैहिक आवश्यकता में आती है। यानी सबसे पहले उसको शरीर की आवश्यकता मिल गई, फिर शरीर को आवश्यकता होगी सुरक्षा की, क्योंकि अगर शरीर मोटा ताजा है, अगर सुरक्षा नहीं मिली, चाहे मेडिकल सुरक्षा हो या अन्य सुरक्षा हो, तो वो दैहिक आवश्यकता भी काम की नहीं है। तो जैसे सुरक्षा की आवश्यकता मिली, सुरक्षा के बाद संबंध की आवश्यकता, यानी समाज में रहने की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। जो संबंध बनाएगा तो समाज में क्या होगा? सम्मान होगा। और उसके बाद में आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी अंत में अपूर्व व आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों याद रखना, आत्मसिद्धि की ये भी निम्न से उच्च की ओर जाता है और सरल की कठिन की ओर बढ़ता है। ये सिद्धांत दिया था दोस्तों आवश्यकता का अधिगम पदानुक्रमिक सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो। दोस्तों अगर नोट्स बना लेंगे तो आप रोज़ सुबह एक बार आंखों से निकाल दें, यानी एक बार सामने से धीरे से जो पढ़ ले, इनको समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार समझ लिया, अगर रोज़ देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। देख लेते हैं। दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर संबंध की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऐसे बोलूं तो सबसे पहले अपन को दैहिक की आवश्यकता होगी, अर्थात हमको भोजन का, अच्छे भोजन की, लैंगिक जो व्यवस्था है वो दैहिक में हमें आवश्यकता होगी। उसके बाद में सुरक्षा करेगा, यानी व्यक्ति इसके बाद में अपनी सुरक्षा की आवश्यकता करेगा, फिर उसको संबंध की आवश्यकता होगी, फिर सम्मान की आवश्यकता होगी, और अंत में आत्मसिद्धि की अवस्था, अर्थात वो संतुष्ट हो जाएगा। मैस्लो ने स्व अभिप्रेरकों की संख्या 18 बताई गई है। ये ध्यान रखना, स्व अभिप्रेरक है उसकी आवश्यकता कितनी बताई है दोस्तों? अभिप्रेरकों की संख्या 18 बताई गई है। याद रखने योग्य बात है। जो इब्राहिम मैस्लो जी हैं, इन्होंने
जो 18 प्रकार की क्या बताई है दोस्तों, जो स्वयं प्रेरकों की संख्या बताई है, जबकि आवश्यकता की संख्या 5 बताई है। उनमें आपके दैहिक सुरक्षा, संबंध की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम का तलरूप सिद्धांत कूट लेविन। अधिगम का तलरूप सिद्धांत कूट लेविन, इन्होंने एक फील्ड मनोविज्ञान की जो पुस्तक थी, नाम था फील्ड मनोविज्ञान, यानी उसकी रचना की थी। ये क्षेत्रवादी है दोस्तों। अधिगम का तलरूप सिद्धांत, अधिगम का तलरूप सिद्धांत बताया था कूट लेविन ने। कूट लेविन को क्षेत्रवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कूट लेविन को क्षेत्रवाद का जनक कहा जाता है, फील्ड साइकोलॉजी के जनक मानने जाते हैं। इन्होंने फील्ड मनोविज्ञान है यानी फील्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक की भी रचना इन्होंने ही की थी। ये मूलतः रसायन शास्त्री थे। ये मूलतः क्या थे दोस्तों, रसायन शास्त्री भी थे। इन्होंने अपनी सिद्धांत में अधिगम करने हेतु अभिप्रेरकों एवं वातावरण पर सर्वाधिक बल दिया। अभिप्रेरणा और वातावरण पर सर्वाधिक इन्होंने बल दिया। दोनों में से किसी एक के अभाव में अधिगम संभव नहीं है। इनका कहना का है, सबसे पहले बालक को अभिप्रेरणा, उसको प्रोत्साहित करना है। उसको क्या करना है दोस्तों, यानी अभिप्रेरणा का अर्थ होता है इच्छा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, स्व अभिप्रेरणा और पर प्रेरणा। यानी कि दोस्तों जब अभिप्रेरणा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा का अभी ये अर्थ समझेगी इच्छा। यदि बालक की इच्छा होगी, इच्छा उसको पढ़ने की है, अगर आराम से, अगर उसको पढ़ने का वातावरण नहीं मिला, अच्छा विद्यालय नहीं मिला, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा दोस्तों। यदि बच्चे की अच्छी इच्छा है और उसको वैसा ही वातावरण मिल गया तो कुछ ही समय में बच्चा सक्सेस होकर आपके सामने नज़र आएगा, एक होशियार बच्चे के समझ में आएगा। दोस्तों दोनों में किसी के एक के अभाव में कभी अधिगम संभव नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, यदि वातावरण उसको अच्छा दे दिया, यानी अच्छा भला परिवार है, उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, जब चाहे जहीं चाहे उसको कोचिंग दिलाई जा रही है, लेकिन अगर पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं है तो उसको कभी भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। दोनों में से किसी एक अभाव में कभी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। यानी कि जो हमने अभिप्रेरणा या वातावरण दोनों में एक ही कमी रह गई तो उसका सीखना असंभव हो जाएगा। देखिए, कूट लेविन ने अपने सिद्ध अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए? 4। आकांक्षा का स्तर, यानी उसकी इच्छा का स्तर कितना है। आकर्षक उद्देश्य उसका ब्राइट उद्देश्य है, ब्राइट एम्स क्या है वो। उसके बाद स्मृति और गति, यानी उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ ही उसका जो सोचने का तरीका, यानी उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है। पुरस्कार और दंड, सबसे पहले आकांक्षा, फिर आकर्षक उद्देश्य, स्मृति एवं गति, पुरस्कार और दंड। ये 4 बताए हैं अधिगम का तलरूप सिद्धांत कूट लेविन ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने तो निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया। ध्यान रखना इन सूत्र को दोस्तों। सबसे पहले एल यानी लर्निंग, एफ यानी फैक्टर यानी कारक, पी यानी व्यक्ति यानी प्रश्न, गुणा ई यानी इवोल्यूशन, अर्थात L बराबर F1 कोष्टक P गुणा E। ये है दोस्तों क्या, ये सूत्र दिया था कूट लेविन ने ये सिद्धांत दिया। दोस्तों सूत्र को ध्यान रख लेना, क्योंकि L कई बार पूछ सकता है कि कूट लेविन ने कौन सा सूत्र प्रतिपादन किया। अलग अलग सूत्र दे सकता है ऑप्शनों में, और आपको बताना L बराबर F1 P गुणा E। और ये भी ध्यान रखना, अलग अलग पूछ सकता है कि कूट लेविन के सूत्र में F क्या है। F एक फैक्टर है, कारक है, सीखने का वातावरण है। E तो वातावरण है, फैक्टर है F यानी कारक, सीखने का कारक, P यानी प्रश्न, और L यानी लर्निंग यानी सीखना। कहने का मतलब सीखना क्षेत्र, व्यक्ति गुणा वातावरण, दोनों का होना आवश्यकता है। सीखना बराबर क्षेत्र कोष्टक व्यक्ति गुणा वातावरण। ये हिंदी में याद रखना ना, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यानी सीखना बराबर क्षेत्र कोष्टक व्यक्ति गुणा वातावरण, ये सूत्र है। फील्ड साइकोलॉजी का नामक पुस्तक की रचना जैफी फील्ड, माफ कीजिएगा,
फील्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना जेपी गिलफोर्ड ने की थी, बल्कि फील्ड साइकोलॉजी का जनक है वो माना जाता है जो कूट लेविन को माना जाता है। ये रचना है फील्ड साइकोलॉजी की रचना जेपी गिलफोर्ड ने की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सिद्धांत 4 सिद्धांत पढ़ लिए हैं अच्छे से हमने। अब अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स, यानी कार्ल रोजर्स के द्वारा अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था। कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं के विषय वस्तु परंपरागत शिक्षण विधियों के स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों द्वारा करवानी चाहिए, क्योंकि बालक अपने अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखता है। इस कारण उसे नवीन विधि द्वारा अध्ययन करवाना चाहिए, ये भ्रमण द्वारा शिक्षण करवाना। दोस्तों कार्ल रोजर्स के अनुसार जो पुरानी विधियां हैं, रटन विद्या है, उसको कभी भी बालक के सामने प्रस्तुति ना करे, बल्कि उसको नवीन विधि से सिखाए। नवीन कैसे? बच्चे को वातावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताना है तो बच्चे को यह कितना भी बता तो उतना समझ में नहीं आएगा जितना अपन बताते हैं। यदि उन्हीं बच्चों को यदि कहीं बगीचे में ले जाकर बताया जाए तो सर्वाधिक सीखेगा। यानी जो भ्रमण विधि है, यानी भ्रमण जो विद्यालय में भी राज्य सरकार द्वारा भ्रमण की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर जो भ्रमण की व्यवस्था की जा रही है वो इसी अधिगम के इसी सिद्धांत को ही ध्यान में रखकर की जा रही है, अर्थात भ्रमण विधि का ये समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। यानी उसमें बालक को सीखने में अच्छा लगना चाहिए, शिक्षक को अच्छा लगे या न लगे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी सीखना बच्चा चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना या करके सीखने पर बल देता है। पूछा था पिछली बार प्रश्न दोस्तों रीट में, करके सीखने पर बल कौन सा सिद्धांत देता है? अधिगम का अनुभव से जन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्ञान एवं संरचनावाद या निर्मितवाद सिद्धांत। ज्ञान संरचनावाद या निर्मित सिद्धांत दिया था जेरोम बुर्नर ने दिया था। ज्ञान संरचनावाद की उत्पत्ति जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। जब अपन बाल विकास पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। निर्मितवाद से आशय बालक बालिकाओं को अधिगम करवाने हेतु एक अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना ही निर्मितवाद कहलाता है। यानी एक अधिगम सीखने के लिए वैसा ही वातावरण तैयार करना ही निर्मितवाद कहलाता है। यानी कुछ ये सिद्धांत जो कूट लेविन का सिद्धांत है उससे मेल खाता है। दोस्तों ये सिद्धांत कहता है कि बालक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। निर्मितवाद के अनुभव सिद्धांत के अनुसार शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं का इस प्रकार से अध्ययन करवाना चाहिए जिससे उसकी मानसिकता, तार्किक स्मरण, चिंतन क्षमता का विकास हो। यानी बच्चे को सीखने, यानी बच्चे को ये कहना चाहिए कि खोज स्वयं बच्चा कर सके। यानी शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का कार्य करे तभी इस बच्चे सीख सकते हैं, अच्छे से सीखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं इस प्रकार से शिक्षण करवाया जाए कि बालक स्वयं क्रियाशील होकर अपने विषय वस्तु का अध्ययन कर सके। अर्थात बालक स्वयं करके सीखने के बल दे, बालक को मोटिवेशनल करते रहे और बालक अपने आप सीखे। निर्मितवाद के अनुसार बालक को विषय वस्तु अध्ययन करवाने से पूर्व विषय वस्तु, उद्देश्य, उसकी प्रकृति, उसे नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रूप से बालकों को बता देना चाहिए। ऐसा करने पर सीखना सरल हो जाता है। यानी बच्चों को पहले ही बता दे कि बेटा आज हम ये करने वाले हैं और इससे ये होगा, इससे हम ये सीख जाएंगे। जैसे कोई गतिविधि करवाते हैं तो सबसे पहले जैसे कैसे कबूतर सिखाना, तो बच्चों को सिखाते हैं आपको करना क्या, उस डिब्बे में से ये कैसे कबूतर निकाल के लाना है, उसके बाद में हम ऐसा करने से हम सीख जाएंगे जल्दी से, तो बच्चा अधिक उत्साह से कार्य करेगा। कहने का मतलब जेरोम बुर्नर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार सीधा और स्पष्ट बात है कि बच्चा है उसके लिए एक वातावरण तैयार करना ही निर्मितवाद है। यानी वातावरण का निर्माण या निर्मित करना, वातावरण निर्मित करना ही निर्मितवाद सिद्धांत है जेरोम बुर्नर का। आगे बढ़ते हैं, विशेषता क्या निर्मितवाद सिद्धांत की? ये एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। इसे बालक स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। बिल्कुल, यदि बच्चा स्वयं सीखेगा, स्वयं खोज करेगा तो आसानी से उसकी मानसिक जो क्षमता है उसका विकास होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें बालकों को आगामी सहयोग
आपसी सहयोग और सर्वाधिक गुणों का विकास होता है। यानी कि यदि बच्चा सीखेगा, बच्चे स्वयं गतिविधि करें तो एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। सहायता करने से उनमें आपसी सामाजिक गुणों का विकास भी हो जाएगा। बालक पूर्व अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करेगा। निर्मितवाद में शिक्षक केवल दिशा निर्देशक का कार्य करता है, सिर्फ मार्गदर्शन करता है, मोटिवेशनल करता है। सिर्फ यानी शिक्षक की भूमिका घोण यानी ना के बराबर है, सिर्फ मोटिवेशन करेगा शिक्षक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि बालक पूर्व अनुभव से नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। निर्मितवाद में केवल निर्देशक का कार्य करता है शिक्षक। ये बालकों के अनुसंधान व खोज क्षमता का विकास करता है। निर्मितवाद में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक पूर्व में ही बालकों को समस्या का पूर्व ज्ञान करा देता है। कहने का मतलब बालकों को पहले ही बता देता है कि आपको अभी कठिन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप सफल हो जाओगे। अगला देखते हैं दोस्तों, निर्मितवाद के प्रकार। निर्मितवाद कितने प्रकार के होते हैं? पहला संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद और त्रिजन्य निर्मितवाद। यानी संज्ञानात्मक, सामाजिक और त्रिजन्य, ये याद रखना। यानी निर्मितवाद के सिद्धांत जेरोम बुर्नर के अनुसार जो निर्मितवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार, संज्ञानात्मक, सामाजिक निर्मितवाद और त्रिजन्य निर्मितवाद। संज्ञानात्मक विकास निर्मितवाद है, उसके जनक माने जाते हैं जीन पियाजे को। इनका ज्ञान का आधार बाह्य वातावरण होता है, वातावरण से सीखता है। सामाजिक निर्मितवाद कहता है, वाइगोस्की ने कहा था, इसमें ज्ञान का आधार सामाजिक घटनाओं पर कार्य करना होता है। त्रिजन्य में इसका जेरोम बुर्नर ने किया था, इस ज्ञान का आधार बालक का स्वयं का विवेक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निर्मितवाद सिद्धांत की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है दोस्तों? विधि निर्माण, यानी सबसे पहले जो प्री प्लान करना 0 से 2, इसमें बालक अपनी संवेदनाओं का वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। अर्थात बच्चा छूकर कर, हाथ लगाकर, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखा जाता है, वो विधि निर्माण कहते हैं। इसे 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बीच में माना जाता है। प्रतिमान निर्माण यानी मॉडल अपने चित्रित करना, दिमाग में चित्र बनाना 3 से 12 बालक। इसमें बालक प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, बच्चा 2 साल का होता है तो विधि निर्माण पहले सीखता है। यानी कोई चीज़ होती है, जैसे गर्म पानी की बाल्टी है, उससे जैसे हाथ लगाएगा हाथ जलेगा, तो वो सीख जाएगा कि बाल्टी के अंदर पानी है, वो गर्म है। जैसे ही बाल्टी का हाथ लगाते हैं तो जल जाता है। उसके बाद में प्रतिमान का निर्माण, जैसे ही 2 साल तक ये समझेगा नहीं, लेकिन बाद में प्रतिमान निर्माण जैसे ही 2 साल की उम्र के बाद अगर बाल्टी के हाथ लगाएगा तो समझ जाएगा कि जब बाल्टी पर हाथ लगाया है, जब क्या करेंगे वो जलेगी। तो 3 से 12 का प्रतिमान मॉडल का निर्माण करता है। इससे बालक प्रत्यक्ष रूप से देखकर ज्ञान करता है, समाज को देखकर ज्ञान ग्रहण करता है। 12 से ऊपर चिन्ह निर्माण आवश्यकता, जिसे अवस्था में बालक संकेत एवं चित्र के आधार पर विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान ग्रहण कर लेता है। यानी बच्चा युवा हो जाता है, चित्र से देखकर कार्य करने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अधिगम का चिन्ह पूर्ण सिद्धांत टोलमैन। अधिगम का चिन्ह पूर्ण सिद्धांत टोलमैन। अधिगम का चिन्ह पूर्ण सिद्धांत दिया था टोलमैन ने। टोलमैन एक उद्देश्यवादी सिद्धांत है। ये उद्देश्य यानी जो एम्स है, जो हमें जो प्राप्त करना है, उसके बारे में बोल रहा है। टोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को केवल शब्दों से के माध्यम से ही अधिगम नहीं करवाया जा सकता, उन्हें चिन्ह, चित्र और संकेत के माध्यम से अधिगम करवाया जा सकता है। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा था कि बच्चों को केवल मुख से पढ़ाकर कभी भी नहीं सिखा सकता, उनके लिए आपको टीचिंग एड सहायक सामग्री लानी पड़ेगी, उसको चित्र दिखाना पड़ेगा, उनको संकेत करने के लिए चित्र सांकेतिका दिखानी पड़ेगी। इसके माध्यम से ही बच्चे अधिगम करवाया जा सकता है, अच्छे से सीखा जा सकता है। मुख बधिर बालक बालिकाओं को अधिगम करवाने में ये सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से देखना कि मुख बधिर जो गूंगे बच्चे हैं उनको अगर सिखाना, दिव्यांग बच्चे हैं उनको सिखाना है, तो टोलमैन का सिद्धांत है अधिगम का चिन्ह पूर्ण सिद्धांत, ये बहुत ही माध्यम है और इसी का माध्यम से सीखा, क्योंकि रोमन पद्धति से सिखाया जाता है। जो मुख बधिर बालक होते हैं उनको एक जो बोर्ड होता है लकड़ी का, उसमें उभरे हुए निशान होते हैं दोस्तों, उसमें बच्चा हाथ फेर कर ये देखता है और
सहायक सामग्री के माध्यम से ही सीखता है। तो मुख्य बधिर बालकों को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है रोड पर बड़े सांकेतिक बोर्ड पर सीखना। जैसे ही हमने देखते हैं कि रोड पर संकेत बोर्ड है कि आगे मोड़ है, तो अपन सीख जाते हैं और गाड़ी को धीरे करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत डेविड मिलर। सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत डेविड मिलर का कहना है कि मिलर के अनुसार बालक बालिकाओं को विषय वस्तु का अधिगम करवाने हेतु प्रदान की जाने वाली सुस्पष्ट रूप से प्रदान की जाने वाली अधिगम प्रभावी नहीं होगा। कहने का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत डेविड मिलर का कहना है कि बच्चों को जो विषय वस्तु आप उपलब्ध करा रहे हो वे एकदम सुस्पष्ट रूप से होनी चाहिए, अन्यथा अधिगम प्रभावी नहीं होगा अगर सही नहीं है तो। मिलर के अनुसार बालक बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली सूचनाएं सुस्पष्ट से प्रदान की जाए तो उनमें विषय वस्तु के संबंधित अनुबंधन स्थापित हो जाता है, यानी अच्छा उनके मन में एक प्रतिमान मॉडल तैयार हो जाएगा। मिलर के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात नवीन जो तकनीकी है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। सूचना का प्रौद्योगिकी सिद्धांत डेविड मिलर। दोस्तों नोट्स बनाकर आप पढ़ेंगे तो 10 या 15 दिनों में आपको साइकोलॉजी अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छे से वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप ऐसा कीजिए, वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद आप उन नोट्सों को रोज़ एक बार पढ़ लें। रोज़ एक बार जैसे ही आप पढ़ोगे तो हमेशा दोस्तों जल्दी आपको याद हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों हमने 8 सिद्धांत पढ़ लिए थे क्षेत्रवादियों के अनुसार, यानी सबसे पहले 5 सिद्धांत पढ़े थे, 5 सिद्धांत पढ़ लिए थे हमने व्यवहारवादियों के अनुसार, 8 सिद्धांत पढ़ लिए थे हमने क्षेत्रवादियों के अनुसार। अब पढ़ रहे हैं दोस्तों गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सिद्धांत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान रखना। सबसे पहले गेस्टाल्टवाद है क्या उसके बारे में जानते हैं। गेस्टाल्टवाद का जनक वर्दीमर को माना जाता है, इसके समर्थक कोप्ता व कोहलर थे। गेस्टाल्ट का उद्देश्य 1912 में स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ, यानी गेस्टाल्ट का उदय तो 1912 में हो गया लेकिन विकास करते करते उदय होते हुए 1920 में प्रकट हुआ। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। पूछ सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जो गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का है तो उसका सामान्य अर्थ क्या है शाब्दिक, या इससे गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ होता है समग्राकार या पूर्णाकार। वर्दीमर ने अपनी पुस्तक लेक फिनोमिना और प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग में किया है। किसका प्रयोग किया है? गेस्टाल्ट का। गेस्टाल्टवाद को अपनी विकसित करने का श्रेय कोप्ता एवं कोहलर को जाता है। वर्दीमर ने तो नींव लगाई थी और ये 2 चेले थे इनके जिनका नाम कोप्ता और कोहलर थे। इन्होंने क्या किया था, वर्दीमर और कोहलर ने इन्होंने आगे बढ़ाया था गेस्टाल्ट। जैसे अपने पिता की जो संपत्ति होती है उसको बेटे वगैरह बढ़ाते हैं, एक शिक्षक है उसका सम्मान उनके बालक बढ़ाते हैं, ठीक उसी अनुसार जो गेस्टाल्टवादी के जनक थे वर्दीमर, इनकी जो प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का कार्य कोप्ता और कोहलर ने किया था, सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। गेस्टाल्टवाद को विकसित करने का श्रेय कोप्ता और कोहलर को जाता है। कोहलर ने 1925 में सिद्धांत का विकास किया। इन्होंने सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत 1925 में। आगे बढ़ते हैं अच्छे से। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के अनुसार, ये ध्यान रखना दोस्तों। सीधा आपको बताऊं तो व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने किसी ना किसी चीज़ पर इन्होंने प्रयोग जरूर किया था। ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी चीज़ का प्रयोग जरूर किया था, यानी जीवित चीज़ पर प्रयोग किया था। और क्षेत्रवादियों ने सिर्फ वातावरण को देखा था। उसके बाद में जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इन्होंने सूझ को महत्व दिया और उन्होंने अपना गेस्टाल्टवाद रूप में अलग ही सिद्धांत का प्रयोग किया था। देखते हैं दोस्तों, अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत 1925 में कोहलर ने दिया था। इसका उपनाम है इनसाइट थ्योरी सिद्धांत। पूछा जा सकता है इनसाइट थ्योरी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ से आशय क्या है, यानी अर्थ क्या है, सूझ का मतलब क्या है,
जब किसी व्यक्ति के सम्मुख नवीन समस्या प्रस्तुत की जाती है तो अपने परिस्थितियों के आधार पर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है, लेकिन पुनः अपनी परिस्थितियों का अवलोकन पुनः प्रयास करता है तब उसकी मानसिकता में अचानक समस्या का संबंधित हल उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि सूझ कहते हैं। कहने का मतलब यह है, व्यक्ति के सामने समस्या होती है तो समस्या से जूझता है, जब कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, तो अंत में उसका समाधान उसके दिमाग में आ जाता है कि ये समस्या, इसका समाधान ऐसे होगा। तो वो सूझ यानी दिमाग में आइडिया का आना ही क्या है, अंतर्दृष्टि है। दिमाग में आइडिया आना ही एक अंतर्दृष्टि है। कहने का मतलब आपके दिमाग में कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को आपने समझा, समझने के बाद हमारे दिमाग में जो आइडिया आया वो आइडिया ही क्या कहलाता है, अंतर्दृष्टि या सूझ। वापस देख लेते हैं कि व्यक्ति के सम्मुख एक नई समस्या प्रस्तुत की जाए तो परिस्थितियों के आधार पर समस्या का समाधान करने या खोज की कोशिश करता है, लेकिन पुनः परिस्थितियों को अवलोकन कर पुनः प्रयास करता है तो उस मानसिकता में अचानक क्या आ जाती है, संबंधित समस्या का हल आ जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहा जाता है। देखिए, किसी नवीन परिस्थितियों में अपनी मानसिकता का प्रयोग करना समस्या समाधान करने की मानसिक योग्यता अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। अर्थात नवीन परिस्थिति है उसमें प्रयोग करना और समस्या का समाधान करने की मानसिक योग्यता क्या कहलाती है, दृष्टि या सूझ। आइडिया इज सक्सेसफुल इज आर अंतर्दृष्टि। आगे बढ़ते हैं। कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि सूझ तत्काल अचानक उत्पन्न होती है। आइडिया है वो अचानक आता है, अंतर्दृष्टि सूझ अचानक आता है, धीरे धीरे नहीं है, खिसकता हुआ नहीं आता है, समाधान एकदम निकलता है, अचानक निकलता है। अंतर्दृष्टि सूझ तत्काल निकलती है। कॉलर के अनुसार अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। चिंपांजी का नाम था सुल्तान, यानी बंदर था, उस पर प्रयोग किया। इन्होंने 4 चरणों में प्रयोग किया। समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसने एक चिंपांजी को क्या किया, इसको पिंजरे में बंद किया। चिंपांजी को क्या किया, पिंजरे में बंद किया और उसके बाद में क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया। इधर क्या, केले लटका दिए। तो अंदर जो है ना एक छड़ डाली गई। तो पहले तो चिंपांजी उस चारों में घूमा, उस पिंजरे के चारों ओर घूमा और बाद में उस छड़ को बाहर निकालकर इधर से केले प्राप्त कर लिए और केले खा लिए। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रयोग किया, चिंपांजी प्रयोग किया। अब की बार इसने क्या किया, केले तो वहीं टांके, चिंपांजी भी वहीं बंद किया, लेकिन अब की बार अंदर जो डाला था ना, छड़ डाली थी ना, उसको मोड़ दिया। किसने मोड़ दिया, कॉलर ने अब की बार छड़ को क्या कर दिया, मोड़ दिया। लेकिन फिर देखा उसने छड़, वो मुड़ी हुई छड़ थी, बाहर निकाली छड़, लेकिन पहुंची नहीं। तो थोड़ी देर तो चुपचाप चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उसके अचानक दिमाग में आया कि यदि इस छड़ को मैं सीधा कर दूं तो आराम से पहुंच सकता है। तो उसने सबसे पहले उस छड़ को सीधा किया और केले प्राप्त कर लिए। दूसरा प्रयोग सक्सेसफुल हुआ और केले प्राप्त कर लिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब की बार छड़ का जो है वो बाहर ही फेंक दिया छड़ को। चिंपांजी वहीं बंद है, केले वापस लटकाए गए, लेकिन पिंजरे के अंदर केले लटकाए गए। ध्यान रखना, पिंजरे के अंदर केले लटकाए गए और अंदर क्या किया, 2-4 जो खाली बॉक्स थे वो डाल दिए। अब केले ऊपर थे, चिंपांजी ने केले को बाहर झपटा मारने की कोशिश की, लेकिन झपटा से वो नहीं प्राप्त कर सका। तो इधर उधर देखा तो उसको बक्से नजर आए, बक्से पर बक्सा रखकर उसने ऊपर चढ़कर केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब की बार क्या किया, इन्होंने बक्से को भी बाहर निकाल दिया। चौथा प्रयोग में उन्होंने क्या किया, केले को वहीं टांका, बंदर वहीं अंदर था चिंपांजी। उन्होंने एक सिस्टम लगाया। सिस्टम ऐसा किया कि यहाँ पर एक लीवर रखा अंदर, यानी ब्रेक टाइप का रखा। जैसे उस ब्रेक को दबाएंगे, जैसे अपन चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है उसमें करते हैं, ऊपर अंदर रोटी डाल देते, चूहा अंदर रोटी को हिलाता है, जैसे नीचे गिर जाता है, ठीक उसी तरह उन्होंने यहाँ पर क्लच लगा दिया था। अब जैसे इस क्लच को दबाएगा तब केला नीचे गिरेगा। तो अंदर उसने देखा कि ना तो छड़ है, ना ही कहीं पर बक्से रखे हुए हैं, ना छड़ पड़ी हुई है। तो उसने
इधर उधर घुमा और इसको दबाते केले नीचे गए, तो यहाँ उसने सीख लिया। दोस्तों ये 4 प्रकार से प्रयोग किया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए आपके लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। आराम से स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से डायग्राम बना ले। दोस्तों आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सिद्धांत का आगे देखते हैं शैक्षणिक महत्व है, यानी इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। प्रतिभाशाली बालकों को सीखने का अधिगम का ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। होशियार बच्चों को सिखाया जा सकता है अच्छे से, क्योंकि होशियार बच्चे में दिमाग होता है, दिमाग में आइडिया जल्दी आता है, इसलिए उनको अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए नहीं। व्यवहार का सिद्धांत कौन सा था? प्रयास त्रुटि सिद्धांत था। ध्यान रखना दोस्तों। ये बालकों का खोज अनुसंधान क्षमता का विकास करता है। खोज की क्षमता का विकास करता है, यानी दिमाग में वृद्धि करता है। ये बालकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। ये बालकों की तार्किक स्मरण शक्ति का विकास करता है, अर्थात अच्छे से सोचने का काम ये करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम का ये सिद्धांत बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है, अर्थात इसको यंत्रों से नहीं सिखाया जा सकता। बच्चे को खोज प्रक्रिया से सिखाया जा सकता है, यानी बच्चे को स्वयं बच्चा सक्रिय रहेगा वहीं उसे सिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में बालकों को पाठ्यक्रम पंजीकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो एनसीईआरटी की पुस्तकें आ रही हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत पर। पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात पहले पूरा सामने दिखाओ फिर उसका समाधान ढूंढेगा वो। तो पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत यही सिद्धांत है। विश्लेषण विधि का समर्थन ये सिद्धांत करता है, यानी पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इनको सिखाया जाए। बालकों को गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसी विषयों को सरलता से सिखाने में सहायता करता है। यानी बालक होता है उसको विज्ञान एवं व्याकरण जैसे विषयों का सरल से सिखाने का में ये सिद्धांत सहायक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ अचानक आती है, लेकिन उसमें समझ धीरे धीरे आती है। आ जाती है, एक बार आइडिया आ जाता है, लेकिन उसका आइडिया कितना कारगर हुआ वो समझ धीरे धीरे उत्पन्न होती है। अंतर्दृष्टि एक प्रश्न है, पूछा गया है पिछली कुछ प्रतियोगी परीक्षा में। फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि उत्पन्न निम्न 5 संपत्तियों के आधार पर बताया गया था। यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्दृष्टि यानी सूझ है उसमें कितने संपत्तियों का बताया गया है। पहले लक्ष्य, फिर बाधा आती है, फिर तनाव होता है, संगठन होता है, फिर पुनः संगठन होकर सही हो जाता है। यानी क्या करता है, सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य के लिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा, फिर लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो बाधा आएगी, बाद में तनाव उत्पन्न होगा और फिर संगठन यानी आइडिया आएगा, फिर आइडिया से कार्य सफल हो जाएगा। या आलोचना मनुष्य हमेशा धीरे धीरे, यानी आलोचना से मनुष्य धीरे धीरे सीखता है, अचानक, क्योंकि ये प्रयोग जानवरों पर किया गया है। याद रखना दोस्तों, यानी ये प्रयोग जानवर पर किया गया है। ये आलोचना की थी कुछ वैज्ञानिकों ने। आलोचना किस आधार पर की थी? मनुष्य हमेशा धीरे धीरे सीखता है, अचानक नहीं। यानी उस समय के वैज्ञानिक थे तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ होते हैं यानी आलोचना कर दी मनोवैज्ञानिकों ने, कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकता है मनुष्य हमेशा धीरे धीरे सीखता है, अचानक नहीं सीखता, क्योंकि ये प्रयोग है जानवरों पर किया गया है। ये किस सिद्धांत की आलोचना की गई है? तो अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत की ये आलोचना की गई है। अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। दोस्तों कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, इनका सिर्फ नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना इनको, सिर्फ आप इनका नाम याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। दोस्तों अनौपचारिक क्रियाओं का स्थानांतरण का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण का सिद्धांत थ्रस्टन एंड केली नामक 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया था। इसका प्रथम खंडन विलियम जेम्स द्वारा किया गया था। यानी आगे देखते हैं, समान तत्व या समरूप तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। सामान्यीकरण या साम्यीकरण सिद्धांत चार्ल्स जड़ के द्वारा,
उसके बाद में आदत, सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों के स्थानांतरण का सिद्धांत बागले। आप नोट्स बनाकर अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों शीघ्र ही आपको याद हो जाएंगे। दो तत्व स्थानांतरण सिद्धांत स्पीयरमैन, क्षेत्रवाद सिद्धांत कूटलीवन, अधिगम का अनुकरण सिद्धांत हेंगरटी, शाब्दिक सिद्धांत आशुबेल, अधिगम का शाब्दिक प्राप्त अधिगम सिद्धांत आशुबेल के द्वारा, अनुकरण का सिद्धांत हेंगरटी के द्वारा दिया था। और हेंगरटी का अनुसार बच्चे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामाजिक अतिथि से ज़्यादा अधिगम करते हैं, अर्थात समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में इससे ज़्यादा सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इस चीज़ को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये सभी सिद्धांतों का, अधिगम के जितने सिद्धांत हैं उनका निचोड़ यही होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, यानी जो द्वितीय श्रेणी की परीक्षा होती है, सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा होती है, थर्ड ग्रेड की होती है, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ से प्रश्न अवश्य उठता है दोस्तों। यानी पूरा जो सिद्धांत है, अधिगम है, उसका निचोड़ यहाँ दिया गया है अलग अलग से। बालक से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बालक को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकता है। बालक की आयु, यानी बालक को सिखाने के लिए बालक को सिखाने के लिए वैसी उसकी, यानी उसके इक्वल आयु भी होनी चाहिए। यदि 2 साल का बच्चा उसकी 6ठी क्लास का अध्ययन कराया जाए तो उतना अधिगम नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बालक की परिपक्वता। बालक मानसिक तौर से परिपक्व होना चाहिए, तभी बालक को सिखाया जा सकता है। बालक की मानसिक योग्यता, यदि बालक थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है तो भी उसको उतना अधिगम नहीं कराया जा सकता। क्या क्या होना जरूरी है। बालक से संबंधित जो प्रभावित करने वाले कारक है, यानी सीखने में कौन कौन बाधा उत्पन्न करते हैं। सीखने की इच्छा, यदि बालक की सीखने की इच्छा नहीं है तो उसे अधिगम नहीं कराया जाता। ये भी एक बहुत बड़ा जो रोड़ा है, यानी रास्ते का रोड़ा है, वो सीखने की इच्छा। बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। यदि स्वास्थ्य नहीं करेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो बालक नहीं सीख पाएगा। बालक में अभिप्रेरणा का स्वरूप, यानी बालक को मोटिवेशन होना जरूरी है, यानी बालकों को उसके प्रति तैयार रहना जरूरी है। अब शिक्षक को क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, यानी शिक्षक के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है सीखने की, वो देखते हैं। शिक्षक के लिए, शिक्षक से संबंधित है शिक्षक का व्यक्तित्व एकदम इम्प्रेसिव होना चाहिए। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक अच्छा योग्यधारी होना चाहिए। शिक्षक का मनोविज्ञान का ज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शिक्षक जो बालक की मनोभावना समझेगा तो अच्छे से अध्ययन करा पाएगा। शिक्षण विधियों का ज्ञान भी शिक्षक होना जरूरी है। शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बालक एवं शिक्षक के मध्य अंतर संबंध जरूरी है, यानी एक दूसरे की भावना को समझने वाला शिक्षक होना चाहिए, यानी बालकों की जो आंतरिक भावना उसको समझने वाला होना चाहिए। विषय वस्तु में क्या है, विषय वस्तु संबंधित, विषय वस्तु की प्रकृति बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी अच्छी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। विषय वस्तु का स्वरूप भी बढ़िया होना चाहिए। विषय वस्तु की भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, कठिन क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु का उद्देश्य सफल होना चाहिए, यानी कि विषय वस्तु एक उद्देश्यात्मक होती है, फालतू की चीज़ नहीं डाली होनी चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अच्छे से होना चाहिए। दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ आपको जो सिद्धांत पढ़ाए हैं मैंने वो आपको समझ में आ गए होंगे। 8 सिद्धांत मैंने क्षेत्रवादियों के अनुसार आज पढ़ाए हैं, साथ ही एक सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत, अंत का सिद्धांत अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत, कुछ अन्य सिद्धांतों के नाम भी बताए हैं आपको, वो भी याद रखने हैं दोस्तों। साथ ही बालक को सीखने में क्या क्या कठिनाई हो सकती है, यानी अधिगम अगर नहीं कर रहा है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कारक प्रभावित करने वाले कारक हैं वो बालक से संबंधित कारक आपको बता दिए हैं, शिक्षक से संबंधित, और विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए वो भी आपको समझा दिया गया है। तो दोस्तों अब अगला वीडियो, अगली क्लास जो 7वीं क्लास अपनी आएगी मनोविज्ञान की, उसमें आपको जो अधिगम है, अधिगम के जितने सिद्धांत हैं वो एक नज़र में आपको बता दिए जाएंगे, यानी एक नज़र में आपको उसके अध्ययन करा दिया जाएगा अगली क्लास में। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चले। दोस्तों मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यदि बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी हो, यदि उसको अभिप्रेरणा, स्व अभिप्रेरणा है
तो वो आसानी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, आपको ऐसे ही क्लासें मिलती रहेगी और आप आगे 3rd ग्रेड में जो सफल हो जाएंगे। दोस्तों मोटिवेशनल हमेशा बना रहे, कमेंट में करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।